बेसिक पॉइंट पे काम करेंगे जिसके बिना हम लोग केमिस्ट्री शायद नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते हैं। ऐसे हम उसको फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ ऐसे फंडामेंटल बात जो आपको जान लेना जरूरी है उसको दिखाना काफी जरूरी है। तो आइए आज हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। वो बेसिक पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे पहले बेसिक पॉइंट, और ये काफी जरूरी है और आप लोग इसे 10th में पढ़कर भी आए होंगे, जानते भी होंगे, सभी लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। आज का जो बेसिक पॉइंट होगा इस एटम पे डिनोटेड होगा, चर्चा होगा। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है बाबू कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। और इसके राउंड राउंड जो होते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जिसका सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ दैट एटम, वो क्या कहलाता है बाबू, न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एटम है, एटम 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल जो क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 से मिलकर इस एटम का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, एटम बना है। तो इस कंडीशन में आपको दिखाया गया, जबकि आपको फर्स्ट कंडीशन में ऐसा कभी पढ़ाया गया होगा कि जो एटम ही है, जो सबसे छोटा कण है, यानी ई अनकटेबल है, यानी हम इसको काट नहीं सकते। सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, एटम है। लेकिन ये बात बाद में चलकर गलत हुआ, और गलत कैसे हुआ, तो ये भी छोटे छोटे मौलिक कण से, ये भी बेसिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम इसी का कुछ बेसिक पॉइंट देखने वाले हैं, जैसे में हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, प्रोटॉन को कैसे पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता करेंगे, न्यूट्रॉन को कैसे पता करेंगे, हो सके तो हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में भी देखेंगे। तो इस छोटे छोटे पॉइंट हमको देख लेना काफी जरूरी है, क्योंकि इट्स बेसिक पॉइंट और कोई भी हमसे पूछते रहता है। तो आज का हम लोग का क्लास यही टॉपिक पे रहेगा। तो सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है बाबू, और एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जहां पे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन चार्जेबल होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है चार्जेबल होता है, न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और आपको पता है कि P से प्रोटॉन होता है तो P से पॉजिटिव भी होता है। तो जो हमारा प्रोटॉन है उस पे जो चार्ज होता है कैसा होता है, प्रोटॉन है तो इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस नाभिक का, इस न्यूक्लियस का भी जो चार्ज होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है पार्टिकल। जो प्रोटॉन है कैसा, पॉजिटिव है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से हमको क्या मतलब है, न्यूट्रल तो बेचारा इसके साथ मिलकर कुछ कर नहीं सकता है, तो इसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और आपको पता है कि एक और है जो हमारे पास पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहते हैं, ऑर्बिट पे क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी एक क्या है हमारा ऑर्बिट, और किसी भी एटम का जो सबसे लास्ट ऑर्बिट मिलेगा बाबू, सबसे लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, इसे हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कहेंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा। और जो सबसे बाहरी कक्षा होगा ना बाबू, उसी को हम लोग कहेंगे वैलेंसी ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग सेल भी कहते हैं, तो इसे हम लोग वैलेंसी सेल भी कह सकते हैं, या वैलेंसी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानते हैं पहले से, हमको जो पे काम करना है उस पे देखना है। तो आपको एक बात यहाँ पे पता होगी बाबू कि जो हमारा एटम है, एटम 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो क्या क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर डिनोट करना है, तो बाबू प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, और इलेक्ट्रॉन को E से। अब एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रोटॉन है बाबू, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है, यानी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि इसका वास्तविक चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, किस तरह से काम करता है। तो सब पे हम लोग अभी चर्चा नहीं कर रहे।
अभी हम लोग बेसिक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट है उस पर हम लोग काम करते हैं। अब एक बात पता होना चाहिए बाबू कि इस एटम में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही इसके नंबर को डिनोट करता है। यानी किसी भी एटम में उपस्थित प्रेजेंट जो भी प्रोटॉन की संख्या होगा वो इस परमाणु की संख्या को डिनोट करता है। यानी हम यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अगर देखना चाहे बाबू, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो आप लोग सभी जानते भी हैं, एटॉमिक नंबर है क्या? एटॉमिक नंबर है क्या? तो आपको एक बात फिर से बता देना चाहते हैं कि जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की जो कुल संख्या होगा उस नाभिक में वही उस परमाणु की परमाणु संख्या होगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करना चाहे बाबू, तो आप लोग फिर से समझा देना चाहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाता है। तो इसको हम लोग यहां पर डिफाइन कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंट द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। यानी बाबू कहता है कि कोई भी परमाणु उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होगा ना, वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं बाबू, इसको हम डिनोट करते हैं, क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, यानी हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं बाबू? तो जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से। यानी हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो हम लोग यहां पर शॉर्ट में दिखा देना चाहते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? एटॉमिक नंबर। अब यहां पर हमको एक बात तो साफ साफ पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में अगर हम देखना चाहें तो हमको तो यही बात पता चला ना कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। एटॉमिक नंबर को किससे? जेड से। तो हमारा यहां पर एक सिंबल रूप में क्या दिख रहा है बाबू? P इक्वल टू जेड, यानी प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी प्रोटॉन की कुल संख्या किसके बराबर होगा? परमाणु संख्या के बराबर। तो एक बात बता दो बाबू, हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम नहीं हो सकता है। तो P इक्वल टू जेड, तो जेड इक्वल टू P भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं? यानी किसी भी एटम में उपस्थित जो भी प्रोटॉन होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। दैट एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहे बाबू, तो जैसे में सोडियम के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11। अगर मास देखना चाहे तो कितना होता है? 23। अब यहाँ पे बाबू हमको पता करना है, क्या पता करना है? तो हमको पता करना है जेड। तो आपको पता है कि परमाणु संख्या किसी भी एटम में अगर एटॉमिक नंबर को डिनोट करना है तो आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है, ठीक है, x कोई एलिमेंट है, इसमें आगे a, ऊपर b, इधर a, इधर b, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, तो a जो आपको नीचे दिख रहा है ना बाबू, कई कंडीशन में a एटॉमिक नंबर नहीं होकर नंबर ऑफ एटम हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन बाद में आएगा जब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तब। लेकिन जब हम लोग एटम के बारे में देखेंगे तो जो हमारा नीचे लिखा हुआ नंबर रहेगा वो रहेगा एटॉमिक नंबर। आपको अधिकतर इस अवस्था में इस इधर मिलेगा, इधर बहुत कम मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। और जब आपको ऊपर लिखा रहेगा ना, जब इधर लिखा रहेगा, बाद में हम लोग देखेंगे कि इधर रहेगा तो चार्ज रहेगा, लेकिन जो ऊपर में संख्या रहेगा बाबू वो रहेगा एटॉमिक मास नंबर। क्या रहेगा? एटॉमिक मास नंबर। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे।
तो चलो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या समझना था, एटॉमिक नंबर। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आपको पता है बाबू कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23। तो यहाँ पर आप देखना चाहें कि इसका जेड कितना हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना है 23। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो आपको पता हो गया ना कि P इक्वल टू जेड और Z इक्वल टू P। तो जितना Z होगा उतना ही क्या होगा बाबू, P होगा, यानी यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो जाएगा 23। तो ये हमारा था बाबू एटॉमिक नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं बाबू मास नंबर, कि मास नंबर क्या है और कैसे हम लोग इसके बीच में रिलेट कर पाएंगे। तो सेकंड हम लोग का एटॉमिक मास नंबर। तो जल्दी से अब हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर अब आप लोग को पता चल रहा होगा कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है बाबू, न्यूक्लियस में जो आपको दिखाई दे रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जो नंबर होंगे उसको सम कर देंगे। इसका डिफाइन बहुत ही आसान सा, द सम ऑफ द नंबर proton and neutron in present in the nucleus is called atomic मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एंड इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं बाबू, एटॉमिक मास नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है, ख्याल रखना है कि एटॉमिक मास नंबर को हम लोग शॉर्ट में डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमको एक छोटा सा बात समझना है। एटॉमिक मास नंबर में क्या कह रहा है बाबू, द सम ऑफ नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग कह रहा है। और जो योग होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एटॉमिक मास नंबर। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो परमाणु का हमको परमाणु द्रव्यमान परमाणु एटॉमिक मास नंबर निकालना होगा, उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम कैलकुलेट कर देंगे, सम कर देंगे, तो उसका नंबर जो भी आएगा, टोटल नंबर जो भी आएगा बाबू, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, एटॉमिक मास नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि टोटल नंबर ऑफ P एंड N कर सकते हैं ना, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की कुल संख्या इक्वल टू क्या बाबू, एटॉमिक मास नंबर। अब यहां पर हमको एक चीज देखना है, यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ P एंड N, यानी P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, टोटल नंबर का बाबू टोटल कब होगा, जब दोनों को हम लोग सम कर देंगे तब। तो P प्लस N इक्वल टू, एटॉमिक मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते बाबू, रिप्रेजेंटेड किससे करते, A से, तो P प्लस N इक्वल टू A। अब यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान देना है कि P प्लस N बराबर A, तो इससे हम लोग कुछ और भी तो निकाल सकते हैं। यानी बाबू अगर हम इसको उधर लेकर चल जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना, हमको मिल जाएगा N इक्वल टू A माइनस P। तो A हमारा क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम लोग N डिनोट करना, P डिनोट करना रहे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, A माइनस A, यानी प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक बात और समझना है। एक बात क्या समझना है कि हम लोग P को Z भी कहते हैं ना,
P को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो हमको यहाँ पर दो बात और समझना है इससे रिलेटेड हमको दो बात और समझना है कि P प्लस N इक्वल टू A। तो हमको पता है कि P इक्वल टू जेड, P इक्वल टू जेड। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं बाबू कि जेड प्लस एन इक्वल टू ए, कह सकते हैं ना। अब इससे रिलेटेड हमारा दो बात और बन सकता है, एन इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है, और जेड इक्वल टू ए माइनस ए। यानी हमारा यहाँ पर ए पी बराबर जेड के रिलेटेड हमारा तीन फार्मूला और बन सकता है जो सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ये बात पे आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर काम करना है। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो जल्दी से अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमको यहां पर सारा बात समझ में आ गया। पहला बात समझ में आ गया कि P इक्वल टू जेड होता है। दूसरा बात समझ में आ गया कि P प्लस एन इक्वल टू ए होता है। तीसरा बात समझ में आ गया एन इक्वल टू ए माइनस पी होता है। नेक्स्ट बात समझ में आ गया P इक्वल टू ए माइनस एन होता है। अब इतना से शायद हम लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान देना है, मान लेते हैं कि कोई हमारा एक्स एलिमेंट है, पहले समझना है आपको, ठीक है। इसके नीचे ए, ऊपर बी, इधर भी ए, इधर बी। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि अगर सिंबॉलिक रूप में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे समझेंगे कि क्या है दोनों। तो जो आपको नीचे लिखा हुआ रहेगा बाबू, संभावित रूप से वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये सोडियम है, सोडियम के नीचे 11 लिखा हुआ है, चाहे 11 इधर लिखा रहे चाहे इधर लिखा रहे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। और मान लेते हैं कि ऊपर लिखा हो, ठीक है, कोई नंबर के रूप में हो, ये दोनों जो भी नंबर होगा बाबू वो होगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, जैसे मैं 23 इधर भी लिखा रह सकता है या इधर भी लिखा रह सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम का मास नंबर। तो चलो जल्दी से आप लोग इसको डिनोट करना चाहें, अगर इसको एग्जांपल में डिनोट करना चाहे तो इसको डिनोट कर लो। सोडियम नीचे 11 फिर 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग देख लेते हैं इस पे काम करके। अब हमको क्या क्या पता करना है बाबू, तो कैलकुलेट द, क्या क्या पता करना है वो भी बता देते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग को इतना चीज पता करना है, पता करके बताना है, ठीक है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पहले हम बता देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है, नीचे रहे 7, ऊपर रहे 40, ये 14 इधर भी रह सकता है, 7 इधर भी रह सकता है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जो नीचे रहेगा बाबू क्या होगा, एटॉमिक नंबर, अभी आपको बताया था सिंबल के रूप में। जो ऊपर रहेगा बाबू क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। ये दो बात समझना है। एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, और एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दो बात तो पता चल गया। सबसे पहला बात पता चल गया कि इसका जेड क्या होगा, यानी इस एन का जेड क्या होगा, तो 7 होगा। इसका ए क्या होगा, तो ए कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमको तीन चीज पता करना है, पी पता करना है, ई पता करना है और एन पता करना है। मान लेते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमको पता करना है।
तो प्रोटॉन आपको पढ़ा है बाबू कि Z बराबर P, आप उधर देख सकते हैं P बराबर Z या Z बराबर P। तो Z अगर हमको पता है तो जितना Z होगा हमेशा, इसमें कोई भी अंतर कभी भी नहीं होने वाला है, P भी उतना ही होगा। ठीक है, P हमको पता हो गया। अब हमको क्या पता करना है बाबू? E। क्या पता करना है? E। अब यहां पर हमको E पता करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा बाबू। यानी हमारा जो एटम है दो कंडीशन में मिलता है, या तो हमारा एटम न्यूट्रल होगा या तो हमारा एटम चार्जेबल होगा। ठीक है, या तो न्यूट्रल होगा या तो चार्जेबल होगा। जब हमारा एटम चार्जेबल न्यूट्रल होगा तो उस कंडीशन में हमारे एटम का जो प्रोटॉन की संख्या होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, जब हमारा न्यूट्रल होगा एटम तो उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। लेकिन जब हमारा एटम चार्जेबल होगा तो उस कंडीशन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर बाबू जब चार्जेबल होगा तो चार्ज तो दो कंडीशन में होते हैं, एक या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। यानी हमारा एटम तीन कंडीशन में मिल सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो जब न्यूट्रल होगा बाबू तो उस कंडीशन में तो P इक्वल टू E हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। लेकिन जब चार्जेबल होगा तो P डज नॉट इक्वल टू E होगा। तो क्या होगा? तो या तो P ग्रेटर देन E होगा या तो P लेस देन E होगा। हो सकता है ना, P लेस देन E, P ग्रेटर देन E, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे हम लोग को समझेंगे कि किसमें बड़ा होगा किसमें छोटा होगा? तो यहां पर एक बात का ध्यान देना है कि बाबू जब चार्ज प्लस होगा, यानी प्लस है मेरे पास, तो प्लस है यानी मैं धनी हूं, तो क्या करूंगा? देंगे कि लेंगे? ठीक है, अगर मेरे पास ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? देंगे कि लेंगे? देंगे, एकदम कंफर्म में देंगे। तो जब हमारे पास यानी इस एटम के पास चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कंफर्म है कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, लॉस करेगा। तो जब पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन था तो उस कंडीशन में P इक्वल टू E था, यानी P बराबर E था। लेकिन जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? वो पहले के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, यानी जितना इसके पास चार्ज प्लस होगा उतना इलेक्ट्रॉन ही माइनस कर देगा। यानी पहले की तुलना में इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो कमेगा कि बढ़ेगा? कमेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या से छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? एकदम कंफर्म है कि बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास से पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं P ग्रेटर देन E, यानी जब एटम पे चार्ज बाबू क्या होगा? प्लस होगा, तो उस कंडीशन में P ग्रेटर देन E, यानी E से क्या होगा? P बड़ा होगा। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, जब इसके पास चार्ज माइनस आता है तो माइनस आ रहा है, यानी किसी एटम के पास माइनस चार्ज आ गया तो एटम क्या करेगा? यानी उसके पास जितना माइनस है, माइनस मतलब क्या हो रहा है? गरीब कहिए या कर्ज कहिए, तो जितना हमारे पास कर्ज हो किसी से लेंगे या यार लेना चाहेंगे तो हम ले रहे हैं कि दे रहे हैं? तो जब लेंगे तो पहले की तुलना में ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? P लेस देन E हो जाएगा। यानी हमारा एक बात समझ में आ गया। यहां पर आपको समझा देते हैं कि अगर एटम न्यूट्रल हो तो उस कंडीशन में P इक्वल टू E हो जाएगा। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं हो तो क्या हो जाएगा? वो P डज नॉट इक्वल टू E हो जाएगा। अब न्यूट्रल नहीं है तो दो कंडीशन है, पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो P ग्रेटर देन E हो जाएगा, और जब नेगेटिव है बाबू तो P लेस देन E हो जाएगा। ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब यहां पर हमको एक बात और समझना है कि क्या जब ये दोनों ऐसा दिख रहा है तो P डज नॉट इक्वल टू E हो रहा है, तो यहां पर तो आपको एक बात और बताया गया है कि P इक्वल टू क्या होता है बाबू? Z। तो हम लोग यहां पर एक और बात समझ सकते हैं ना कि P इक्वल टू Z, अब P इक्वल टू E, तो Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहां पर जब
P डज नॉट इक्वल टू ई हो रहा है, लेकिन P इक्वल टू जेड होता था तो Z इक्वल टू P, बट P डज नॉट इक्वल टू ई। अभी जब नहीं होगा बराबर तो क्या होगा, तो दोनों कंडीशन में आपको नीचे समझा दिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमको एक बात पता करना है कि वो न्यूट्रल है या चार्जेबल है। ठीक है, जब चार्जेबल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ा नहीं होगा, या तो बराबर या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है क्या कि कैसे पता करेंगे कि जो हमारा एटम है न्यूट्रल है कि चार्जेबल। तो मान लेते हैं कि कोई हमारा एक्स एलिमेंट है, अगर बाबू इसके ऊपर प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर इसके ऊपर कुछ भी प्लस या माइनस नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि हमारा ये जो एटम है न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है, और उस कंडीशन में P इक्वल टू ई होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्लस या माइनस लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में न्यूट्रल नहीं चार्जेबल हो गया, अब P डज नॉट इक्वल टू ई होगा। तो ये बात पर आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल है बाबू तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ई हो जाएगा। तो P 7 है तो E भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और A इक्वल टू हमको पता है बाबू A माइनस P, तो P हमको 7 पता है, A हमको पता है, तो A इक्वल टू 14 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में अगर हम लोग सोडियम की बात करें बाबू, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और इसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है 23 होता है। ठीक है, अब इसका हम जेड पता करना चाहें तो जेड क्या हो जाएगा बाबू, नीचे वाला 11, ए क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर वाला 23। हमको पी पता करना है, P इक्वल टू जेड होता है 11। हमको E पता करना है, देखेंगे कि न्यूट्रल है कि चार्जेबल। क्या है बाबू, न्यूट्रल। जब न्यूट्रल रहेगा तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ई हो जाएगा, यानी E भी कितना हो जाएगा, 11। अगर हमको A डिनोट करना हो तो A इक्वल टू क्या होता है बाबू, A माइनस P, तो ऊपर वाला A है, नीचे वाला P है, तो 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग इधर देखते हैं, ये बात अगर समझ गए हैं तो काम आ जाएगा, करने भी आ जाएगा। जैसे में मान लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन नीचे है हमारे पास 8, इसका एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। अब मान लेते हैं कि इसके ऊपर 2 चार्ज हो माइनस। अब इसका हमको निकालना है क्या बाबू, जेड, इसका निकालना हमारा ए, इसका निकालना है पी, इसका निकालना ई, इसका निकालना ए। अब बताओ नीचे वाला जेड यानी माइनस प्लस रहे तो उसके ऊपर प्लस, जेड में, ए में, पी में कोई अंतर नहीं होगा, ये सब सेम होगा, खाली चेंज किस में होगा, ई में। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 8, ए ऊपर वाला कितना हो जाएगा बाबू, 16, पी, जेड इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 8। अब यहां पर पता करना है इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन जैसे आज आपको देखना है कि जो हमारा एटम है न्यूट्रल है या चार्जेबल। तो अब इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है 2 माइनस, यानी चार्जेबल है। जब चार्जेबल होता है तो P डज नॉट इक्वल टू ई होता है, तो उस कंडीशन में या तो प्रोटॉन बड़ा होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। अब आपको यहाँ पर कैसे समझना है, ठीक है, कैसे काम करना है, समझ गए आप लोग काम कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर A इसके पास चार्ज नहीं होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता, तो P इक्वल टू ई होता है, यानी 8 होता। अब हम इसको यहां से हटाते हैं, तो हटाते हैं तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है बाबू, -2 या 2 माइनस, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब ऊपर माइनस चार्ज है, तो अभी आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी एटम के पास माइनस चार्ज होगा तो क्या करेगा, लेगा, यानी जितना उसके पास कमी है किसी से लेगा, यानी कितना लेगा, 2 लेगा। तो बाबू एक बात ध्यान रखना, एकदम कभी दिक्कत नहीं होगा, अगर चार्ज माइनस हो तो उस इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे। कितना चार्ज है, 2, तो 2 प्लस कर देंगे, बस। ऊपर चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन प्लस, ऊपर चार्ज प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, बस इतने काम करना है। 8 में 2 को जोड़ देंगे बाबू, क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पता कर लीजिएगा। अब अगर हमको n देखना हो तो n इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, तो n इक्वल टू हो जाता है a माइनस जेड, a माइनस जेड, या a माइनस पी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि p बराबर जेड, दोनों सेम होता है, p बराबर जेड होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 माइनस
16 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 8। तो ए से हमको क्या निकल रहा है बाबू, जेड निकल रहा है, ए निकल रहा है, पी निकल रहा है, ई निकल रहा है, ए निकल रहा है। अब यहां पर एक और देख लेते हैं, और आप लोग समझ के पढ़िए, काम अच्छे से कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे में अगर हमको देखना हो सोडियम को यही देख लेते हैं। अगर सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस हो, इसका एटॉमिक नंबर आप सभी को याद हो गया होगा 11, एटॉमिक मास नंबर 23। अब इसका बाबू हमको पता करना है जेड, इसका पता करना है ए, इसका पता करना है पी, इसका पता करना है ई, इसका पता करना है एन। आप सभी पता कर सकते हैं भाई, नीचे जो रहता है वो क्या होता है जेड, तो जेड कितना हो जाएगा 11। अगर हमको ए पता करना हो बाबू तो ऊपर वाला क्या होता है ए, तो ए कितना हो जाएगा 23। अगर हमको पता करना है पी, तो क्या बताया है बाबू जेड बराबर पी, तो पी कितना हो जाएगा बाबू 11। जैसे ही आ जाए 11 के बाद इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, इसको बंद करना है इलेक्ट्रॉन। अच्छा P इक्वल टू ई, जब न्यूट्रल होता है, जब ऊपर कुछ नहीं है तो न्यूट्रल है ना भाई, जब न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में P इक्वल टू क्या होता है ई, तो ई भी क्या हो जाएगा 11। अब हाथ हटाना है, ऊपर देखना है क्या है प्लस। तो बाबू अभी आपको बताएं कि अगर चार्ज माइनस तो इलेक्ट्रॉन प्लस, और अगर चार्ज प्लस तो इलेक्ट्रॉन माइनस। जितना चार्ज रहेगा उतना हम लोग माइनस करेंगे, जितना चार्ज रहेगा उतना हम लोग प्लस करेंगे। अब यहाँ पे बताओ तुम आपको कितना चार्ज है, तो प्लस है, यानी कुछ नहीं है तो एक है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक है, तो हमको एक यहाँ से क्या करना होगा माइनस 11 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 10। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, यानी सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन पता करना है बाबू, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो a माइनस जेड कहिए या a माइनस पी कहिए, तो 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हैं कि पहले भी आपको यहां पर सोडियम दिखाया गया था, सोडियम जेड 11, a 23, p 11, e 11। देखो यहां पर जब न्यूट्रल था तो E कितना था 11, लेकिन जब ये चार्जेबल प्लस में है तो E कितना मिल रहा है बाबू 10 मिल रहा। तो बस इसके इलेक्ट्रॉन में अंतर होगा, इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएंगे और बाकी सब क्या होंगे सेम होंगे।